नमस्कार मित्रों, 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और मौका है विश्व दिव्यांगता दिवस का। एक बहुत बेहतरीन मौका जिस दिन दिव्यांगता पर बात होनी चाहिए, विवेचन होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भावना धोनी, और हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र कांडपाल। डॉक्टर भावना धोनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मैं प्रणाम कहती हूँ और गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर दिनेश चंद्र कांडपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, और मैं सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो डॉक्टर भावना धोनी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ कि आज का दिन कितना खास होता है। आप लोग जो लगातार इस फील्ड पे पिछले कुछ दशकों से काम कर रहे हैं, इस तरह से आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और कौन इस दिवस को घोषित करता है? क्या इस बार की थीम है? कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चाहती हूँ कि आप रखें। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेट करते हैं। 1992 में यूएन में तो सबसे पहले वहां पे वहां से शुरू हुआ। उन लोगों ने इसे पारित किया क्योंकि एक्चुअली इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे इसलिए सेलिब्रेट करने की एक आवश्यकता पड़ी कि जब देखा गया कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो उनके जो इश्यूज हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, कि लोगों का ध्यान उसकी ओर आए, अवेयरनेस के लिए कि उनके प्रति लोगों में एक अवेयरनेस आए। जो उनकी कंडीशन थी सोसाइटी में वो बहुत अच्छी नहीं थी। बात अगर हेल्थ का इश्यू है, इकोनॉमिक इश्यू है, पॉलिटिकल है, सोशल है, तो उस अवेयरनेस के लिए यूएन ने 1992 से सर्वप्रथम पहली बार इस डे को मनाना शुरू किया, और तब से आज तक हम लगातार इस डे को मनाते आए हैं। और प्रत्येक वर्ष हम इसे एक थीम देते हैं, हम एक विषय देते हैं जो हम देखते हैं कि उस वक्त में सबसे एक ज्वलंत मुद्दा है या जो सबसे ज्वलंत इशू है जिसे वो लोग मतलब फेस कर रहे हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल का जो थीम है वो है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो पीरियड या ये जो टाइम है, कि कोविड का जो टाइम है, सोचिए कि अगर आप एक तरह से सोचिए कि जो एक सामान्य प्राणी है, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसी ने जब इतने इशू मतलब इतने प्रॉब्लम फेस की, लेकिन अगर आप सोचिए कि जिन्हें पहले से ही काफी इश्यूज हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों को कितना मतलब सफर करना पड़ा होगा। तो ये जो थीम है तो बात करती है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन की, कि उन लोगों की जो लीडरशिप की क्वालिटी है, उनका जो पार्टिसिपेशन है, ये जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है क्या होगा। तो उन्होंने बात की है इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल। आप सब लोग जानते हैं कि इंक्लूजन की जो बात है वो तो काफी समय से हो रही है कि हमारी जो सोसाइटी है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। देखिए, जब हमारा करिकुलम बना, एनसीएफ जब आया 2005, उसमें भी देखिएगा कि इंक्लूजन की बात है। अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, उसमें भी इंक्लूजन की बात है। क्यों? क्योंकि जैसे समावेशन क्या है? जो बात करता है इक्विटी की, इक्वालिटी भी करता है। इक्वालिटी क्या होता है? अगर हम पास्ट में जाएं, शुरू से अपनी देश की हिस्ट्री या हम आजादी के बाद का परिप्रेक्ष्य देखें, तो बात करते हैं कि सबको समान अधिकार हैं और सब लोग समान हैं, सबको समान शिक्षा मिले, समान रोजगार, समान स्वास्थ्य। लेकिन समानता से पहले आप ये देखिए, क्या सब लोग समान हैं? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं। तो हम बात समानता से पहले हम समता की करते हैं, इक्वालिटी से पहले हम बात इक्विटी की करते हैं। इक्विटी का मतलब होता है, या समता का मतलब होता है, जिसे जिसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग चीजें देना मिले। तो यस, उसके अकॉर्डिंग। तो ये समावेशन है, जिसे जिसकी जरूरत है उस जरूरत के अकॉर्डिंग उन्हें वो सारी चीजें मिले। तो दिव्यांगता के क्षेत्र में भी ये बात है। तो ये जो थीम है, इसने बात की इंक्लूसिव, एक्सेसिबल। देखिए, आपने समता दे दी, इक्विटी दे दी, लोग इक्वल हो गए, तो वो एक्सेसिबल हो गए, उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, उनकी पहुंच बढ़ गई, जो वो करना चाहते हैं, जो वो पाना चाहते हैं। देखो, एक्सेसिबल हो गए तो वहीं से सस्टेनेबल, और बात की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि जो डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं कि हमने आज बहुत कुछ कर दिया, लेकिन वो सस्टेनेबल भी तो रहना चाहिए कि उन लोगों को इसका फायदा हो। तो कोशिश की जाएगी, या कहा गया है यूएन के उन्होंने जो महासचिव है अपने स्टेटमेंट में, कि काम जो हम करें वो सस्टेनेबल हो।
तो बहुत बेहतरीन बात आपने बताई थीम के इर्द गिर्द। थीम में ही ये भी मेंशन है कि लीडरशिप में कितने दिव्यांग पहुंचे हैं या वहां तक कितनी पहुंच हुई है। तो मैं डॉक्टर कांडपाल जी से जानना चाहूंगी कि कुछ आपकी जानकारी में अगर हो। मैं पहले तो आपको थोड़ा सा ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े बताना चाहूंगा कि दिव्यांग हमारे वर्ल्ड में कितने लोग रहते हैं। मैं वैसे तो सामान्य विद्यार्थी रहा हूँ, विशेष शिक्षा का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, परंतु जब मुझे पता चला कि आज मुझे कार्यक्रम में आना है तो मैंने थोड़ा सा होमवर्क करने की कोशिश की और मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी इस विश्व का प्रत्येक 7वां व्यक्ति किसी न किसी रूप से दिव्यांग है। यानी कि 1 बिलियन जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड, वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो उनको विजुअल प्रॉब्लम हो या हेयरिंग प्रॉब्लम हो या लोकोमोटर प्रॉब्लम हो, किसी न किसी रूप में वो दिव्यांगता के शिकार हैं। और जब प्रत्येक 7वां व्यक्ति दिव्यांग है तो लेकिन उस हिसाब से हम देखें तो जागरूकता बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है एक तरह से देखा जाए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर में एक अच्छा बड़ा प्रयास किया है उन्होंने। फिर भी मैं चाहूंगा कि इसमें जागरूकता की अभी जरूरत है। जहां तक आपका प्रश्न था कि हमारे देश में कौन कौन से लीडर हैं, उन जिन्होंने जो है दिव्यांग होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नाम कमाया है। सबसे पहले तो मैं जयपाल रेड्डी जी का नाम लेना चाहूंगा। आप सभी जानते होंगे कि जयपाल रेड्डी जी जो है वो कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में रहे हैं और तेज तर्रार नेता उनको कहा जाता है। तो वो व्हील चेयर पर क्या रहते थे? हाँ, व्हील चेयर पर ही वो रहते थे, आपने देखा होगा उनको। अभी तो हमारे बीच नहीं है आज की तारीख में, परंतु वो तेलंगाना से सांसद चुने गए कई बार और वो कांग्रेस के मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और काफी उन्होंने जो है अपना नाम कमाया दिव्यांग होने के बावजूद। उसके अतिरिक्त हम अगर जाएं तो हरिदेव जोशी जी जो हैं वो राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो भी दिव्यांग व्यक्ति थे और उन्होंने काफी इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में नाम कमाया। और अभी वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार जी, तो शरद पवार जी भी जो है वो दिव्यांगता की श्रेणी में है और वो 3 बार जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के और राष्ट्रीय स्तर पर वो रक्षा मंत्री रहे हैं और कृषि मंत्री भी रहे हैं। तो उन्होंने काफी नाम कमाया है। और अभी बहुत जल्दी में आपने देखा होगा केबीसी में हिमानी बुंदेला जी आई थी, तो मैं भावना जी से कहूंगा कि वो उनके बारे में कुछ बताएं। हिमानी बुंदेला जो एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है, वो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, तो वो वहाँ की स्टूडेंट रही हैं, उन्होंने वहां से इसमें एडमिट किया है। तो इस बार का जो केबीसी का सीजन था तो उसकी वो पहली दिव्यांग कौन बनेगी करोड़पति बनी। हम बात जो हमारी थीम है, हम बात करते हैं कि पोस्ट कोविड के बाद हमारा समय कैसा रहा या जो भी कोविड का पीरियड था। सोचिए कि ये जो एपिसोड अभी बस रिसेंटली आया था कुछ टाइम पहले ही, तो कोविड की बीच की बात है। तो सोचिए कि जो हमारे दिव्यांग पर्सन है, दिव्यांग लोग हैं, उन्होंने भी अपने को मोटिवेट रखा। सोचिए कि वो वहां तक आई और उन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता। तो यानी ये एक लीडरशिप, एक पार्टिसिपेशन की बात है कि कहीं ना कहीं सोचिए कि हर किसी ने इस पीरियड में स्ट्रगल किया है, तो उनके अंदर भी आप देखिए ना कि एक लड़ने की क्षमता, एक लीडरशिप है। तभी तो देखिए उस कंडीशन में भी वो सरवाइव किए हैं। और ये जो उन्होंने वहां पे 1 करोड़ रुपया जीता और एक तरह से आप कहिए कि बहुत ही एक मोटिवेशन चीज है। एक कहते हैं ना मील का पत्थर है दिव्यांगता के क्षेत्र में कि मोटिवेट करता है कि वो तो हम क्यों नहीं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कांडपाल जी, तो आपने पॉलिटिक्स के जो है, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनकी बात की, क्या कोई ऐसा भी लीडरशिप में है जो कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं किसी कंपनी के? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके इस रेडियो के माध्यम से ईरा सिंघल जी जो हैं, अगर उनको जानते होंगे तो यूपीएससी उन्होंने टॉप किया है और वो डिसेबल रही हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कि 3 बार 2010, 2011 और 2013 में भी उन्होंने क्वालिफाई किया था, परंतु उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई किसी कारण से। और 2014 में उन्होंने जो है वो यूपीएससी टॉप किया। तो उन्होंने इससे पहले भी और कोका कोला के साथ काम किया है और वो कैडबरी इंडिया की जो है स्ट्रेटेजी मैनेजर भी रही हैं। तो तो अगर उनको मौका मिले तो वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं आम लोगों से। बिल्कुल, ये एक इसमें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है जो है वो मोटिवेशन। तो वो ईरा सिंघल जी कहते हैं कि उनके शहर में एक बार कर्फ्यू लग गया जी। तो जब उनको पता चला कि कर्फ्यू डीएम के ऑर्डर से लगा है तो उनके मन में डीएम बनने की भावना आ गई, तो वहां से उनको मोटिवेशन मिल गया। तो व्यक्ति कहीं से भी मोटिवेट हो सकता है। तो तब से उन्होंने कहा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और वो उन्होंने तैयारी की और वो एक दिन उन्होंने यूपीएससी टॉप कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिव्यांगता एक पार्ट हो सकता है, परंतु अगर उनको सही रूप से अगर मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले,
तो वो जरूर आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रेरणा की जरूरत है। इनके अलावा बहुत सारे और व्यक्ति भी हैं, जैसे कैंपा हनई है, बाला लता मल्लुपुरा है, शैलेंद्र सिंह जो हमारे नजदीकी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हैं। इनको बचपन में एक इंजेक्शन लगा दिया गया था, तो जिसके कारण इनकी विजुअल इनको प्रॉब्लम आ गई। तो फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2018 में यूपीएससी क्वालिफाई किया। जयंत मकाले हैं, अजीत कुमार यादव हैं, बहुत सारे नाम हैं जो सिविल सर्विसेज जिन्होंने क्वालिफाई किया है और आज वो अच्छे अच्छे पदों पर हैं। और अभी बहुत ही रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि वर्षा डोंगरे जो है वो मिस इंडिया 2021 बनी है। वो 1000 कंटेस्टेंट थे, उनमें जो स्टार लाइन मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जो ताज नगरी आगरा में हुआ था, तो वहां पर उन्होंने जीता। ये तो वो क्या डिसेबल? हाँ, वो डेफ एंड डम है मैम। वो बोल नहीं पाती और सुन नहीं पाती, तो वो ये भी बताता है कि डिसेबल्ड पर्सन, आप ये नहीं कह सकते, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। तो एक बच्ची अगर मैं बोलूं तो मुझे मिली, तो उसने मुझे भेजा, वो भी सुनती और बोलती नहीं है, डेफ और डम्प है, तो उसने बोला कि मैं भी ये बनना चाहती हूँ, तो उसने भेजा मुझे कि मैम कि मुझे भी ये बनना। तो कहीं ना कहीं देखिए जब यहाँ तक पहुंचते हैं तो ये लीडरशिप की ही तो बात है ना मैम, पार्टिसिपेशन है और साथ में फिर लीडरशिप की, और आप कितनों को क्या करें, लीड तो कर रहे, कितनों को आपने मोटिवेट कर दिया। वो खबर सुन के कितनों में जान आई होगी और ज्यादा। तो बहुत अच्छी कुछ और आंकड़े क्या कांडपाल जी आप लाए हैं? क्या यूनाइटेड नेशंस से कोई आंकड़े? थोड़ा सा मैं और जरा इसमें प्रकाश डालना चाहूंगा। एक तो जो दिव्यांगजनों का जो प्रतिशत है उनको रोजगार का, अगर हम देखें विकासशील देशों में जो नॉन डिसेबल पर्सन है, यानी जो दिव्यांग नहीं है, उनको 75% लोगों को रोजगार मिल रहा है, जबकि ये दिव्यांग लोगों के साथ ये प्रतिशत 44% है। यानी जो दिव्यांग लोगों के बीच में रोजगार जो है वो सामान्य लोगों की अपेक्षा अभी बहुत कम है। क्योंकि अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो किसी न किसी पर डिपेंड रहेंगे। बिल्कुल, ये प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर्स की बात है। हाँ, ये डेवलप कंट्री की बात है। जी। अगर उनको रोजगार मिलेगा तो वो सेल्फ डिपेंड होंगे, तो वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब वो किसी दूसरे पर निर्भर हैं, बिल्कुल, तो बेचारगी वाले भाव में ही रहेंगे। बिल्कुल, परिवार उनको बोझ ही मानता रहेगा। जी। इसके अतिरिक्त में अगर देखें हेल्थ सेक्टर में आज भी जो है 50% से अधिक दिव्यांग ऐसी स्थिति में हैं कि वो अपनी दिव्यांगता का खर्च नहीं उठा सकते, वो अपनी बीमारी को ले जाकर के हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते। तो उनके लिए जो है कोई योजना जो है बनाई जानी चाहिए सरकार द्वारा, हमारी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा बनाई जाए। क्योंकि हमारे परिवारों में भी जो है वो दिव्यांगजनों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। ये कहा जाता है कि ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है, इससे हमें क्या मिलने वाला है। जी। जब तक हम ये बात अपने मन से नहीं निकालेंगे तब तक हम दिव्यांगजनों की सेवा कैसे करेंगे। अगर वो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे तो शायद ये भावना हमारे से दूर हो जाए। जी। और दूसरा मैं स्कूलों की बात भी करूंगा कि स्कूलों में अगर देखें तो जो नॉन डिसेबल पर्सन है उनका एडमिशन रेट है 80%, यानी कि 100 में से 80 तो स्कूलों में रहते ही हैं। जी। लेकिन ये दिव्यांगजनों के साथ ये है कि वो 20% ही उनका एडमिशन है, बाकी ज्यादातर घरों में रहते हैं या कहीं और जो उनके निवास है वहां रहते हैं। पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कि वो अपने ऐसे डिसेबल बच्चों को सामान्य लोगों के बीच लाएं, और स्कूल भी इतना कोऑपरेट नहीं करते स्कूल हैं भी कोऑपरेट नहीं करते, नॉर्मल बच्चों के साथ उनको एडमिशन दें। जी। और जिसके कारण जो है वो डिपेंडेंसी, आप समझ सकते हैं कि डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है। और जो हमारे सामान्य परिवार हैं उन परिवारों द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप सामान्य बच्चों के साथ नहीं खेल सकते, मैं बच्चों को जाने देते नहीं, तुम इस लायक नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो उनके साथ बहुत सारी जो बंधन लगा दिए जाते हैं, तो वो सामान्य बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, उनके साथ उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। तो जो हम इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं, इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी हम उस टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि ऐसा इसको दूर किया जाना चाहिए। दूसरा, जो हमारे समाज में जो स्टेरियोटाइप्स हैं, जो रूढ़िवादिता है, वो भी एक दिव्यांगजनों के प्रति अभी बनी हुई है। तो आप देखते होंगे समाज में कि कोई अगर दिव्यांगजन है तो उसको हम जो मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते ही नहीं है, सोचते हैं तो दिव्यांग चलो छोड़ो रहने दो। और हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है ये बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है, पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर हॉस्पिटल भी इतनी दूर है। तो गाँव में जो बहुत सारे डिसेबल हैं, हमारे कई सारे रिलेशन में भी डिसेबल मैंने देखे हैं लोग, वो गाँव के अलावा बाहर उन्होंने देखा ही नहीं है, गांव में रहे जीवन भर और वहीं उनका जो है
जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। तो उन्होंने उसके बाहर देखा ही नहीं। इलाज तो छोड़ो, उनको एक प्रकार का अच्छा जो रोटी कपड़ा और मकान की बात हम करते हैं वो भी उनको नसीब नहीं हुआ है। बिल्कुल जी। और अमूमन हर दूसरे तीसरे गांव में एक न एक दो तीन लोग दिव्यांग जरूर होते थे। गांव में उनको लाटा भी कहा जाता था कई बार, और कुछ खास इस तरह के बेकार वाले काम उनको थमाए जाते थे, जो सारी उम्र जैसे ग्वाला जाना हो, इस तरह के काम वो किया करते थे। बिल्कुल। मैं शादी ब्याह में तो उनको बर्तन धोने में लगा दिया या उनको कोई इस तरह के काम दे दिए। बिल्कुल। और ये बड़ी एक चुनौती है जी। तो मुझे लगता है कांडपाल जी उस दौर से थोड़ा शायद हम आगे बढ़े हैं। अब जब इस तरह के केसेस हम सुनते हैं और एक अपने गांव का पुराने दिन याद आते हैं तो लगता है अरे वाह, मतलब हमने कभी उनके बारे में हमने भी सीरियसली नहीं सोचा, हम तब छोटे थे। क्योंकि एक अवेयरनेस थी नहीं, जागरूकता, कोई बात करता ही नहीं था इस बारे में। जी। जब कोई बात निकलेगी नहीं, होगी नहीं, तो फिर हम हमारे दिमाग में वो पिक्चर आएगी नहीं। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से एक और जो मुझे बात अभी कहनी है आपके माध्यम से वो है कि हमारे जो सिस्टम में दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, क्योंकि जो सरकारी सुविधाएं हैं, रोजगार है, वो उसकी कुछ लिमिटेशन है कि इतने परसेंटेज अगर आप दिव्यांग हैं तभी आपको सरकारी सेवाओं में या आपको फायदे मिलेंगे। तो वो जो प्रमाण पत्र बनाना है वो सामान्यतः ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो होते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वही बनाते हैं। परंतु आपने देखा कि राज्य की स्थिति किस प्रकार है। हमारे राज्य में बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि वहां पर पहले तो सामान्य डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट कहीं पर इलाज कर रहे हैं और कहीं पर वो भी नहीं है। तो वो दिव्यांगजन कहाँ से जाकर के अपना प्रमाण पत्र बनाए, और उनके परिवार की जो हालत है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, तो जिस प्रकार से वो अपना प्रमाण पत्र बनाए। तो ये जो सरकार को जो है, खुद जैसे सरकार जनता के द्वार जा रही है, इसी प्रकार दिव्यांग के द्वार भी जाए, तो उनकी जो उनको जो सुविधा, दिव्यांग उनको तो घर तक सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, घर तक सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बारे में सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो कांडपाल जी काफी बातें आपने आंकड़ों के साथ बताई हैं, मुझे लगता है काफी इसका भी एक असर रहेगा। अंत में भावना जी के पास आती हूँ। और भावना जी, ये जो दिव्यांगता पर बात होना शुरू हुई है, ये जैसे मुझे लगता है कि कुछ साल पहले नाम भी दिव्यांग जब दिया गया था, उसके बाद से कुछ ज्यादा क्या चर्चाओं में है या पहले से ही इस पर लगातार काम हो रहा है? मैम देखिए, काम अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको बोलूं कि आजादी के बाद से भी काम तो थोड़ा बहुत हमेशा है। हर पॉलिसी, हर उसमें दिखेगा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ कहा गया। लेकिन आप जानते हैं जब हमारे यहाँ आरसीआई आया उसके बाद, और जो एक सबसे बड़ा चेंज आया, यूएनसीआरपीडी आया, एक कन्वेंशन है, एक दस्तावेज है इंटरनेशनल लेवल पे जो 2006 में आया। वो जब आया, क्योंकि उसमें क्या था, वो एक इंटरनेशनल वो है कि सबको उसमें साइन करने हैं, उसमें साइन करने वाले कंट्री भी हैं। इंडिया भी पहला उसमें जब साइन हुए तो पहला कंट्री था जिसने उसमें साइन किया। तो वहां से एक जो अवेयरनेस आई, उसके बाद आप देखते हैं आरटीई आ गया हमारा 2009 में। उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन एक राइट है, कंपलसरी है और सबको जाना, कोई मना नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए हमारा जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995 का, वो चेंज हो गया, 16 में आया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया, वो राइट हो गया, उसके आगे आर लगा दिया। तो 2016 में एक देखिए जो एक इंटरनेशनल लेवल पे अवेयरनेस हुई, उसका जो प्रभाव आया वो कहीं ना कहीं हर देश में आया। और जो जिस देश ने उस समझौते को माना या उस पर हस्ताक्षर किए, तो वहां इसका प्रभाव देखा गया। तो उसी का प्रभाव देखिए अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप उठा लीजिए, उसमें इंक्लूजन की बात की गई है। उसमें अगर आप शिक्षा कहें, करिकुलम की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो सब में है कि इंक्लूजन होना ही है कि इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए। हर स्कूल को सीबीएसई ने तो बोल भी दिया कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। और जो आरपीडब्ल्यूडी ने सबसे बड़ी बात कही थी कि जो आपका जो वो है, एक जो आपका स्कूल का मॉडल है या आपका कोई भी पब्लिक सेक्टर के जो भी मॉडल होंगे, उन्होंने कहा वो एक यूनिवर्सल मॉडल, जैसे आपके यहाँ रैंप होनी, अब हमारी यूनिवर्सिटी में देखिए कि रैंप बन गई है। बिल्कुल। तो वो यही है कि रैंप होना बहुत जरूरी है। साइन लैंग्वेज वाले जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको उस तरह के आपको वहां पे लैंग्वेज के साइन लगाने, ब्रेल के अकॉर्डिंग आपको लगानी है सारी चीजें। तो यस, तो ये चीज अवेयरनेस क्या होता है ना मैम, कोई भी चीज जब इंटरनेशनल लेवल से शुरू होती तो देखा गया कि वो लोग कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो वहां से जो वो चीजें हुई तो उसी का प्रभाव हमारी शिक्षा में, हमारे जो नीति नियम बनते हैं उनमें, तो वो प्रभाव है। तो तब एक अवेयरनेस ज्यादा आई, जैसे हम भी आज चर्चा कर रहे हैं। और क्यों देखिए हम बीएड कराते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि एक अच्छा खासा हमारा कोर्स चलता है कि अवेयरनेस ही तो है कि हम उत्तराखंड के गांव से, कहाँ इंटीरियर से बच्चे आते हैं, तो कई बार वो आते हैं नॉर्मल बीएड लेने और कई वो स्पेशल में ले लेते हैं और वो कहते हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं ऐसा भी होता। तो एक तरह से हम एक अवेयरनेस तो दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि उन्हें पता चला, वो भी कहते हैं अरे हमारे यहाँ तो ऐसा है, हमारे यहाँ तो ऐसे भी बच्चे कि इन्हें भी पढ़ाया जाता है।
तो और इस कोर्स को करने के बाद, इतना कुछ पढ़ने के बाद हमारा नजरिया पूरा चेंज भी हो जाता है ऐसे लोगों के प्रति। यस मैम, देखिए मैं बात क्या, हम डिसेबल नहीं कहते, हम कहते हैं डिफरेंटली एबल। हर किसी की अपनी क्षमता है, करने की कैपेसिटी है, तो वो काम करता है लेकिन डिफरेंटली एबल है ना मैम। ये शब्द भी क्या इस्तेमाल किया जाएगा डिसेबल की जगह पे? हाँ मैम, डिसेबल नहीं यूज करते, हम करते हैं दिव्यांग और हम करते हैं डिफरेंटली एबल। अभी आप देखिएगा, अगर हम यही बात करते हैं, हम डिसेबिलिटी डे, मैं तो कहती हूँ ये कैपेबिलिटी डे है। क्या हम इसे इस तरह से कहें, हम क्यों कहें कि डिसेबिलिटी कि कैपेबिलिटी उनकी, हम क्यों ये मना रहे हैं? अवेयरनेस के लिए, हम जो वो चीजें हो रही हैं कि वो जागरूक हों, एक इनका पार्टिसिपेशन बढ़े सोसाइटी में। जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, मेरे बगल में एक दिव्यांग भी सोचिए कि अगर बैठे हैं कोई यहाँ पे इस तरह से, कोई स्टूडेंट हो या यहाँ का स्टाफ हो, तो खुद सोचिए कि अवेयरनेस कहाँ है। तो मतलब वो धरातल पे आया है, जो हमारी पॉलिसीज या जो हमने सपना देखा वो धरातल पे आया। जी। तो आपने बताया कि तमाम सारे एक्ट आने के बाद कैसे ग्रेजुअली हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं। भावना जी, क्या चुनौतियां अभी भी हमारे सामने बची हैं? काफी होंगी, कुछ अगर कुछ बिंदु आप गिनाएं, जैसे आपने कहा कि प्रमाण पत्र बनाने में अभी दिक्कतें हो रही हैं, अभी और कहाँ हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है? मैम, जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो है पेरेंट्स की अवेयरनेस। जो एज अ टीचर मैं मानती हूँ, जो मुझे फील होती है कि उन्हें अवेयर करने की सबसे पहले जरूरत है, क्योंकि और सबसे पहले कि उन्हें स्वीकार करने की, कि उन्हें हम अवेयर करें कि ठीक है, एक चीज है, हर तरह के लोग भगवान बनाता है, उसने सब चीज बनाई है, ये भी तो उसी का क्रिएशन है। तो आप वो बच्चा जैसा है या वो पर्सन जैसा है, आप उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें, ठीक है ना? तो अगर पेरेंट्स अवेयर होंगे ना मैम, तो इस चीज में अभी थोड़ा प्रॉब्लम है कि कई बार होता क्यों नहीं आ रहे, जैसे सर ही ने कहा कि आते ही नहीं है स्कूल तक। और दूसरा एक चीज और, मैं बेचारा नहीं, देखिए अगर आज की बात है, ये चैरिटी मॉडल नहीं है, राइट बेस्ड मॉडल। माना आपके 2 बच्चे हैं, तो दोनों का बराबर राइट है ना मैम, कि दोनों को स्कूल जाने का हक है। ठीक है, एक होता ना कि कोई थोड़ा सा कमजोर होता है, आप देखते हैं बचपन में एक थोड़ा सा कमजोर बच्चा पैदा हो तो उसकी ज्यादा केयर होती है, तो आप यही मानिए कि इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करना है ना। लेकिन राइट बेस, जब पेरेंट्स को मानना चाहिए कि मेरे बच्चे का राइट है, इसको स्कूल का, इसको हेल्थ का, इसको इकोनॉमिक, सोशली, इसके सारे राइट है और इसे वो राइट मिलना चाहिए। पहला तो है पेरेंट्स और दूसरा है मैम थोड़ा सोसाइटी, कि जैसे हमने पॉलिसियां बना दी, हमने नियम बना दिए, वो बन तो गए, लेकिन जब उनका एप्लीमेंटेशन होता है या वो आते हैं, लागू होते हैं, तो कैसे उनका एप्लीकेशन जैसे अब हुआ तो वो किस तरह से हो और ठीक ढंग से हो कि लोग उस चीज को समझें और सब तक उनका क्या हो, फायदा पहुंची, ठीक है ना। और दूसरी बात, जैसे हम इंक्लूजन की बात कहते हैं, हमने कह तो दिया कि प्रत्येक स्कूल को इन बच्चों को भी लेना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम अवेयरनेस उन स्कूलों में भी करें। हम वहां पे नॉर्मल टीचर्स की भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं कि एक स्पेशल एजुकेटर रखा, अगर बच्चे ज्यादा है, देखिए रहना तो उन्हें नॉर्मल क्लास में, तो वहां पे कि स्कूल भी एक्सेप्ट करे जब बच्चा आता है कि माना कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को वो समझे। और तीसरी है सोसाइटी हमारी, कि जब कोई पेरेंट्स अपना बच्चे को लेके बाहर आता है तो वो उसे सपोर्ट करे, वो माने कि वो जैसा है कि थोड़ा सा ट्रबल में तो है, थोड़ा परेशानी में, तो उसको समझे और उन्हें सपोर्ट करे। आप देखिएगा कि अगर ये चीजें हो जाए ना मैम, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल हम उनको अजूबों की तरह न देखें, यस, एक आम इंसान की तरह देखें कि हमारे जैसे थोड़े से अलग है, कहते हैं ना डिफरेंटली एबल है थोड़ा सा, और हर कोई अलग है मैम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप और मेरे में भी है, सर हैं और हम में भी है। बिल्कुल तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी बातें आपने बताई। मैम इस मौके पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज हमें जो है सिंपैथी की जरूरत नहीं है, हमें एम्पैथी की जरूरत है। बिल्कुल तो वो अगर हम कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि एक दिव्यांग को कि वो किस तरह से जीवन अपने यापन कर रहा है, हम अपने आप में उसको, उसकी भावनाओं को लेकर के हम खुद में उसको विचार करेंगे, तब हम उसके प्रति समर्पण की भावना उस पर रख पाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर भावना ध्वनि, डॉक्टर कांतपाल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांगता दिवस के मौके पर इतनी सारी बातचीत साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू मैम। जी तो दोस्तों, आप सब भी इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहे, आपने इस कार्यक्रम को सुना, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।